हेलो फ्रेंड्स। तो गाइज़, अगर आपको कनाडा आना है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई आपको आईएलटीएस में एक अच्छे बैंड लाना पड़ेगा। समझो कि आपको एज अ स्टूडेंट आना है तो आपको आईएलटीएस एग्ज़ाम में आपको मिनिमम 6.5 बैंड तो लाना ही पड़ेगा। अगर आपको एज अ पीआर होके आना है या फिर आपको एज अ वर्क परमिट लेके आना है, सभी के लिए गाइज सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको आईएलटीएस में एक अच्छे बैंड चाहिए। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में हम बताएंगे कि आपको आईएलटीएस में कैसे आपके एक अच्छे बैंड आ सकते हैं। समझो कि आपको अभी 6 बैंड आ रहा है या फिर आपके 6.5 बैंड आ रहा है या फिर आपको 7 बैंड आ रहा है। तो अगर गाइज आज का ये वीडियो पूरा देखते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी एग्ज़ाम के लिए, तो गाइज आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपके जितने भी बैंड आ रहे हैं उसमें से एक या दो बैंड आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो और उसमें जो जो टिप्स आपको मैं बताऊंगा उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो चलिए गाइज आज का अमेजिंग वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो का ओवरव्यू बता देता हूँ कि मैं आज के इस वीडियो में गाइज आपको स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग 4 मॉड्यूल है। उसी 4 मॉड्यूल को गाइज बहुत ही बढ़िया टिप्स दूंगा और उसके बाद मैं आपको एक ओवरऑल एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दूंगा। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके बैंड अच्छे आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पीकिंग से। तो गाइज स्पीकिंग में बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि क्लियरली नहीं बोलते। तो सबसे पहली टिप्स है कि स्पीक क्लियरली, स्लो एंड फ्लुएंटली। कुछ लोग को माइंड में ऐसा है कि अगर भाई आपको आईएलटीएस में एक अच्छे बैंड लाना है तो आपको टोटली बहुत ही फास्ट फास्ट बोलना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट ट्रू गाइज। इफ़ यू वांट टू गेन गुड बैंड इन आईएलटीएस स्पीकिंग देन स्पीक क्लियरली। मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही फास्ट फास्ट बोल लेना है। आप स्पीक क्लियरली, स्लो एंड फ्लुएंटली। ये आपको दिमाग में से निकाल देना है कि भाई अगर मैं स्लो बोलूँगा तो मेरे बैंड नहीं आएंगे। ये गलत बात है। दूसरी बात हो गई कि लिसन टू द क्वेश्चंस, आस्क केयरफुली एंड आंसर डायरेक्टली। जो भी आपका जो एग्ज़ाम लेते हैं वो आपको जो भी सवाल करते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। जल्दी मत कीजिएगा कि मुझे आंसर देना है, पहले उसको समझिए कि वो क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद आपको आंसर करना है। अभी तीसरी टिप्स है स्पीकिंग के लिए कि इफ़ रिक्वायर्ड आस्क द एग्जामिनर टू रिपीट द क्वेश्चन। अगर आपको जो उन्होंने सवाल पूछा है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उनको पूछ सकते हो कि सर कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चंस। ऐसा करके आप उनको पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट मैंने देखे वो क्या करते हैं, वो डर जाते हैं कि भाई अगर मैं क्वेश्चन सामने पूछूंगा तो वो मेरे मार्क्स कट कर देंगे या फिर मुझे कम बैंड देंगे। ये गलत बात है, क्योंकि अगर आपको रियलिटी में देखें, अगर हमारी खुद की लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप दोबारा पूछ सकते हो कि भाई दोबारा रिपीट करो। बस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करता है। अगर आपको एक अच्छे बैंड लाना है तो पहले आपको क्वेश्चंस को समझना है और उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको पूछ सकते हो कि सर कैन यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन अगेन। ऐसा करके आप उनको पूछ सकते हो। अब गाइज मैं आपको चौथी टिप्स देने जा रहा हूँ, वो है कि बी कॉन्फिडेंट। आपको टोटली कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे आपको आंसर देना है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बी कॉन्फिडेंट। आप जो भी बोलते हो उसमें कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिविटी के साथ आपको आंसर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा मेंशन मैटर करता है। अगर आप कॉन्फिडेंस के बिना आंसर देते हैं तो भी आपकी इंप्रेशन डाउन होती है और आपके बैंड कम आ सकते हैं। ये थी टिप्स। अब दूसरी टिप्स की बात करें कि डोंट टेक लॉन्ग पॉजेज। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो सवाल पूछते हैं उसमें इतना डूब जाते हैं, पूरी स्टोरी उनके माइंड में बनने लगती है। बट भाई ये जो एग्ज़ाम है वो आपकी फ़िलोसॉफ़ी की एग्ज़ाम नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि भाई आप इंग्लिश कितना बोल सकते हो। तो आपको जो भी स्टोरी याद आती है, आप जो भी बात आपके दिमाग में पॉपअप होती है वो आपको तुरंत बोल देना है। अगर आपको स्लो बोलेंगे तो इट्स ओके, बट पॉज नहीं लेना है। तो ये बात को समझो कि आपको लंबे लंबे पॉज लेना नहीं है अगर आपको एक अच्छे बैंड लाना है तो। अब गाइज बात करते हैं कि फोकस ऑन वोकेबुलरी, रेंज ऑफ टेंसेस। आप जो भी बात बोलते हो स्पीकिंग में तो आपको कंसंट्रेट करना है अपनी वोकेबुलरी पे। तो अगर आप कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हो
तो आपके बैंड ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको टेंसेस पे भी ध्यान देना है। आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दोनों टेंस का यूज़ करके अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स देते हो तो आपके बैंड ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब गाइज मैं आपको बात करता हूँ लिसनिंग के लिए। अगर आपको लिसनिंग में एक अच्छे बैंड चाहिए तो जो भी अभी मैं टिप्स दे रहा हूँ गाइज वो एक्चुअली प्रूवन टिप्स है। जितने भी मेरे फैंस है या फिर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स है जो हमारे टच में रहते हैं इंस्टाग्राम से या फिर मेल के थ्रू, सभी को गाइज इसी टिप्स ने बहुत ही अच्छे बैंड दिलाए। मैंने भी गाइज ओनली 10 डेज़ में, मैं आपको गलत बात नहीं बता रहा हूँ, मुझे 10 दिन के अंदर ही गाइज मैंने 6.5 बैंड अचीव कर दिए थे यही टिप्स के थ्रू। तो वो सारी सीक्रेट टिप्स गाइज मैं आज को आपके लिए ये सारा कुछ रिसर्च करके बहुत टाइम निकाल के वीडियो बनाया है, तो पूरा ज़रूर देखना। अब गाइज बात करते हैं लिसनिंग की। तो गाइज लिसनिंग में सबसे पहली गलती क्या करते हैं पता है, कि जैसे ही एग्जाम में बैठते हैं तो अपने हेडफोन्स चेक नहीं करते। सो ऑलवेज चेक हेडफोन्स दैट आर वर्किंग, इफ़ नॉट रेज योर हैंड। अगर समझो कि आपके हेडफोन्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको स्टार्टिंग में ही चेक कर देना है। अगर आपको कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है, आपका आवाज़ क्लियरली नहीं आता है, तो आप जो भी एग्जामिनर है वहीं पे आप उनको एक बार बता दो कि सर मेरे हेडफोन्स में प्रॉब्लम है, राइट। सो वो आपको एक नया हेडफोन्स दे देंगे, तो ये बात को ध्यान रखें। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। तो वो है कि फोकस ऑन आंसर्स देन अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो भी वो हेडफोन्स लगा देते हैं वो बस सुनने में लग जाते हैं कि सारा कुछ मुझे समझना है। ये गलती मत कीजिएगा। आपका ध्यान एक ही चीज़ पे होना चाहिए कि मेरा फोकस है कि मुझे एक आंसर लेना है। तो आइल्स में जो ये सेक्शन है जैसे कि लिसनिंग, उसमें सारा कुछ सीक्वेंस में ही आएगा। समझो कि आपका एक आंसर हो गया है तो उसके बाद जो भी आपकी ब्लैंक्स है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का आंसर आपकी ऑडियो में प्ले होता होगा। तो आपको उस आंसर पे फोकस करना है। एक बार देख लेना है कि मुझे किस आंसर का आंसर देना है, बस उस पे ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हो गई टिप्स। अब बात करते हैं गाइज नेक्स्ट टिप्स की। तो वो है कि टेक नोट्स ऑन क्वेश्चंस पेपर व्हेन लिसनिंग टू रिकॉर्डिंग। आपको जो पेपर देते हैं, क्वेश्चन पेपर देते हैं, लिसनिंग की बात कर रहा हूँ, उस पे गाइज आपको क्वेश्चन पेपर पे ही आंसर लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली लिख लेते हैं, यह गलती मत कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत ही स्पीड में आंसर लिखना है। और क्वेश्चंस पेपर पे आपको इतना भी ध्यान नहीं देना है कि मुझे परफेक्ट लिखना है। आप ऐसे ही रफ राइटिंग लिख सकते हो, बस आपको जब आप क्वेश्चंस पेपर से आंसर शीट में जब आंसर ट्रांसफ़र करेंगे उस टाइम पे आपको समझना आना चाहिए। उस पर आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। तो वो है कि राइट विद इन द गिवन वर्ड लिमिट फॉर ईच क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस आप देने वाले हो राइट लिसनिंग में, तो उसमें कुछ लिमिट होती है, उसमें लिखा होता है कि ओनली 1 वर्ड या फिर ओनली 2 वर्ड। तो आपको उसको ध्यान से देखना है और उसी के लिमिट में रह के आपको आंसर्स देना है। समझो कि आपने कुछ गलत लॉन्ग वर्ड यूज़ कर दिया, उन्होंने बोला है कि ओनली 1 वर्ड और आपने 2 वर्ड यूज़ कर दिया, जैसे कि हो गया कि 2 शेप्स या फिर आपको शेप्स सिर्फ लिखना है, राइट। तो अगर आप उस लिमिट में आंसर नहीं देते हो तो आपका आंसर गलत होगा और आपके बैंड भी कम आएंगे। और उसके बाद आपको क्या होगा, जैसे कि आप एग्ज़ाम लेके बाहर आएंगे तो आपको लगेगा कि इस बार तो बहुत ही बढ़िया गया है, बट आपको एक्चुअल में आप गलत करके आए होते हो। तो ये गलती मत करना क्योंकि इसमें आपका टाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा भी लग रहा है, तो ये गलती मत करना। अब गाइज बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। तो वो है कि रिवाइज फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स बिफोर सबमिशन। तो आपको जैसे कि आपका सारा कुछ फिनिश हो गया है उसके बाद आपको क्विकली चेक कर देना है, उसी सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। आपको क्विकली चेक कर देना है कि उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। उसी के बाद आप पूरा पेपर आपको एक बार रिवाइज कर देना है कि भाई मैंने ये जो आंसर लिखा है उसमें मेरी कुछ गलती तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, वो आपको ज़रूर चेक करना है।
ट्राई टू यूज़ ऑल कैपिटल लेटर्स टू आंसर्स। अगर पॉसिबल है गाइज तो आप आंसर्स को कैपिटल लेटर्स में ही लिखें, उसमें आपके बैंड कम आने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि समझो कि किसी में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है, किसी में नहीं लिखना होता है। ये चीज़ एज अ इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना पड़ता है। बट अगर आप पूरा पेपर कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं तो आपको वहीं पे ये डर आपका कम हो जाता है कि आपको कहाँ पर आपको कैपिटल लिखना है, कहीं पर आपको स्मॉल लेटर्स पे यूज़ करना है। तो अगर पॉसिबल है तो आप पूरा पेपर कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, उसमें आपके कुछ बैंड कम नहीं होंगे, आपको कोई माइनस मार्किंग नहीं मिलेगा। अब गाइज ये हो गया हमारा लिसनिंग सेक्शन। अब गाइज मैं आपको बात करता हूँ कि रीडिंग सेक्शन के लिए। रीडिंग मॉड्यूल बहुत लोगों को टफ लगता है, तो ये रीडिंग सेक्शन में गाइज सबसे पहला आपको ये बात ध्यान रखना है कि इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड अ क्वेश्चंस, आप अगर क्वेश्चंस को आप समझ नहीं पाते हो तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। बहुत लोग मैंने देखे, जो मैं भी गाइज स्टार्टिंग में यही गलती करता था, उसी के रीज़न से गाइज मेरे रीडिंग में बैंड कम आते थे। मैंने बहुत देखा, बहुत ट्रिक्स यूज़ की, लेकिन मेरे बैंड ही नहीं आते थे। तब गाइज मैंने ये चीज़ पॉपअप की मेरे माइंड में और मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। तो अगर गाइज आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो, उसको छोड़ दो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर आपको वो टाइम मिलता है बाद में तो आप उसको फिर से आप रिवाइज कर सकते हो एट द एंड ऑफ पेपर। बट अगर आप उसी में ही उलझे रहें, समझो कि आपको उस पर समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट, आपको आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो अगर आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिगड़ जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, सेक्शन 3 आपका छूट सकता है। तो ये गलती मत करना। अगर आपको नहीं आता है तो उसको छोड़ दो, इतना टाइम मत बिगाड़ो उस क्वेश्चंस पे, फिर बाद में आपके लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो ये हो गया हमारा पहली टिप्स। दूसरी टिप्स गाइज मैं आपको रीडिंग में देता हूँ, तो वो है कि डोंट वेस्ट टाइम राइटिंग ऑन क्वेश्चंस पेपर। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि क्या करता है कि क्वेश्चंस पेपर होता है उस पर सारा कुछ फाइन करते हैं, जब आंसर मिलता है तो क्वेश्चंस पेपर पे ही लिख लेते हैं। वो आपको लिसनिंग में करना है, आपको रीडिंग में डायरेक्टली आपको आंसर शीट में ही आंसर लिखना है। अगर आप क्वेश्चंस पेपर पे लिखेंगे उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चंस पेपर के आंसर्स आपको आंसर शीट में भी लिखना है, तो उसमें भी आपका टाइम इन्वॉल्व होगा, तो ये गलती मत करना। तीसरी टिप्स है कि अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड फोकस ऑन आंसर। बात को समझो कि जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं उस पे जो क्वेश्चंस है उसको पहले एक बार ध्यान से समझिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं वो। उसके बाद गाइज आपको फोकस करना है आंसर पे। कई लोग क्या करते हैं, कितना जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस को ही समझते नहीं है, राइट, और वो वर्ड को पिक करके फिर आंसर ढूंढने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए, पहले आपको क्वेश्चंस को समझना है, उसके बाद आपको फोकस करना है आंसर पे। अब जो लास्ट टिप्स है गाइज रीडिंग में, वो आपको मैं बता रहा हूँ कि ट्राई टू यूज़ ऑल कैपिटल लेटर्स फॉर योर आंसर। जो मैंने लिसनिंग में भी गाइज आपको बताया था वो ही सेम टिप्स आपको रीडिंग में अप्लाई करना है कि आपके आंसर्स आपको टोटली कैपिटल में लिखना है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर कैपिटल में हम लिखने जाते हैं तो हमारा टाइम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट होता है, बट उसमें बहुत ही माइक्रो सेकंड्स आपके ज़्यादा होते हैं, जो मैंने खुद भी टाइमर लगा के चीज़ देखा हुआ है। तो 1 मिनट का ही इससे फ़र्क पड़ता है पूरा पेपर अगर आप कैपिटल लेटर्स में ट्रांसफ़र करते हो तो। बट गाइज उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है कि कहाँ पर भी आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है, कहीं पर नहीं करना है। तो आपको गाइज पूरा पेपर में यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको कैपिटल लेटर्स में ही लिखना चाहिए। अब गाइज बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की, जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है। सो राइटिंग में गाइज आपको क्या करना है, सबसे पहले टिप्स कि डिवाइड योर टाइम स्मार्टली। डिवाइड योर टाइम स्मार्टली मीन्स आपको 2 सेक्शन मिलने वाले, एक टास्क 1 एंड टास्क 2, राइट। सो टास्क 1 के लिए गाइज आपको 20 मिनट देना है और टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट, राइट। पहले टास्क के लिए आपको 20 मिनट और टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट देना है। अगर गाइज आप इसको मैनेज नहीं करते हो तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स की गलती क्या होती है कि वो टास्क 1 पे इतना टाइम दे देते थे कि उसके लिए उसको टाइम टास्क 2 के लिए टाइम ही नहीं बचता है फिर।
बट टास्क 2 का गाइज मार्क्स वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टास्क 1। तो आपको टास्क 1 के लिए सिर्फ 20 मिनट देना है और टास्क 2 के लिए आपको 40 मिनट देना है। अब गाइज दूसरे टिप्स की बात करता हूँ, तो वो है कि ट्राई टू राइट ओवर 150 वर्ड्स फॉर टास्क 1 एंड ओवर 250 फॉर टास्क 2। आपको टास्क 1 के लिए राइटिंग की बात कर रहा हूँ कि टास्क 1 के लिए आपको 150 वर्ड्स ही लिखना है। उससे ज़्यादा अगर आपको पॉसिबल है तो आप लिख सकते हो, तो बट मिनिमम 150 तो आपके होने ही चाहिए, अदरवाइज आपके बैंड कम आएंगे। और टास्क 2 के लिए 250 वर्ड्स है, तो आप देखो फ़र्क कि आपको 100 वर्ड्स आपको टास्क 2 में ज़्यादा लिखना है और उसकी आपको मार्क्स भी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंगली आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तीसरी टिप्स है कि अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडिया, फ्रेजेस एंड वर्ड्स। कई लोग क्या करते हैं कि जब लिखते हैं ना राइटिंग में, तो उनका जो आइडिया होता है बस वही आइडियाज़ में वो घूमे रहते हैं। आपको रिपीट नहीं करना है कुछ भी आइडिया। अगर आप रिपीट करते हो तो जो आपके वर्ड्स है वो काउंट नहीं होंगे और उनको लगेगा कि इनके पास कुछ इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है, उनके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है, वोकेबलरी की कमी है। उसी रीज़न से आपको फिर राइटिंग में कम बैंड मिलते हैं। तो आपको जो भी आपके आइडियाज़ है राइट, उसमें आपको समझो कि कुछ आइडिया आपको लग रहा है कि एग्जामिनर को अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा नहीं होता। वो आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट नहीं है, ये आपका नॉलेज, जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बट ये टेस्ट है कि आपको इंग्लिश कितना आता है। तो आपके जो भी आइडियाज़ है उसको लिखो, बट गाइज रिपीट मत करो। ये हो गया तीसरा टिप्स। अब चौथा टिप्स है कि एंश्योर दैट यू राइट अ कंक्लूजन फॉर टास्क 2। टास्क 2 में आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना ही लिखना है। कई लोग ये गलती करते हैं कि कंक्लूजन के लिए टाइम ही नहीं बचाते, बट कंक्लूजन के बेस पे गाइज आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। आपको अगर कंक्लूज करते हो तो आपके बैंड ज़्यादा आ सकते हैं। अगर आप विदाउट कंक्लूजन 250 वर्ड्स भी लिखते हो तो आपके बैंड कम आएंगे। तो कंक्लूजन ज़रूर इंक्लूड करना है। अब गाइज आपको बात करता हूँ नेक्स्ट टिप्स की, तो वो है कि अवॉइड राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ एंड सेंटेंसेस। कई लोग ये क्या करते हैं कि पूरा पैराग्राफ इतना लंबा लंबा लिख देते हैं। आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आपको शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ आप लिख सकते हो, बट लंबा लंबा आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है, ये अगेंस्ट द आईडीपी रूल्स है। जो लास्ट टिप्स है गाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज डू रिवीजन एंड प्रूफ रीडिंग। आपने समझो कि राइटिंग की एग्ज़ाम आपकी है, तो आपको एट लास्ट आपको इतना टाइम तो बचाते रखना ही है कि आपको एक बार आप देख सको राइट कि मेरा स्पेलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है, मेरी ग्रामेटिक कोई मिस्टेक नहीं है। वो आपको ज़रूर चेक करना है। अगर आप खुद से भी देखेंगे तो आपको कई गलतियाँ ऐसी दिखेगी जो आपको पहले लग रहा होगा कि नहीं मैंने सब कुछ सही लिखा है, बट एक बार आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये गलत था, ये गलत था। तो आपको रिवीजन के लिए डेफिनेटली टाइम बचाते रखना है। अब गाइज मैं आपको थोड़ी बहुत क्विक टिप्स दे देता हूँ जो ओवरऑल टिप्स है। तो उसमें गाइज सबसे पहली टिप्स क्या है, तो आपको गाइज इंश्योर दैट यू कैरी योर आईडीज़। कई लोग आईडी भूल जाते हैं। जो मेरा अंकल का लड़का है एक, हमारे इंडिया में, गुजरात में, तो उसको गाइज यही गलती की थी। उसने आईडी नहीं लिया था, सारा कुछ प्रिपेयर किया था, बट आईडी लेना भूल गया था। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि आपको आईडीज़ लेके ही जाना है एग्ज़ाम देने के लिए, अदरवाइज़ आपको फिर वापस आ जाना पड़ेगा। डबल चेक टेस्ट लोकेशन। आपको एक बार जैसे कि आपकी एग्ज़ाम का जो लोकेशन है, एक बार आप 1-2 दिन पहले आप जाके देख लो कि भाई मैं, अगर आप बस से जा रहे हो तो आप एक बार देख लो कि कौन सी बस लेके जाना है मुझे, कितना टाइम लगता है, सारा कुछ आप एक बार रिवाइज़ कर दो राइट। और उसके बाद गाइज मैं आपको बात करता हूँ कि ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। कई लोगों को ये प्रॉब्लम रहता है, वो पूरा पेपर कवर नहीं करते। अगर आपका टाइम लास्ट में जब बचता है, अगर आपको पता भी नहीं है इसका आंसर क्या होगा, तो आप एज अ कि ऐसे ही लिख दो, बट जिसको बोलते हैं कि आप छोड़ के मत आओ, क्योंकि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो ये बात ध्यान रखिए, कुछ नेगेटिव मार्किंग्स इसमें नहीं होते हैं। और गाइज सीक योर सुपरवाइजर परमिशन बिफोर लिविंग द रूम। अगर आपको कुछ समझो कि आपको टॉयलेट जाना है, तो आप एक बार एग्जामिनर को बोल दो कि सर आई वांट टू गो फॉर टॉयलेट, वॉशरूम राइट। ऐसा करके आप
रूम को छोड़ सकते हो। बट अदरवाइज़ समझो कि आपका एग्ज़ामिनर कुछ लेने गया या फिर आप ऐसे ही निकल गए बाहर, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है ये एटमॉस्फेयर। तो ये था गाइज़ आज का हमारा वीडियो। अगर आपको गाइज़ कुछ IELTS के रिगार्डिंग कुछ एडवांस एडवाइस चाहिए या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा। और हमारी चैनल का गाइज़ यही मेन एम है कि आप यहाँ पे कनाडा में आके एक अच्छा करियर आप सेटअप करें। तो इसी के रिगार्डिंग गाइज़ हमारे चैनल का मेन एम है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़ तो कर देना। अगर आपको लगता है कि मुझे एक अच्छी इनकम चाहिए, अच्छा मेरा करियर होना चाहिए कनाडा में, मैं एक अच्छा स्टार्टअप कर सकता हूँ, तो इस चैनल को गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। अगर आपके फ्रेंड्स जो IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।